नमस्ते। आप सभी मेरी यानी प्रतिज्ञा के साथ सुन रहे हैं इश्क मुबारक कहानी का 14वां भाग। धृति को आकर्ष पर गुस्सा आ रहा था। काय बुलाया हमें? सोने के लिए। तो आप सोइए ना, सब एकदम फिट करके गए थे हम। कुछ चाहिए हो तो बताइएगा, कहते हुए धृति किवाड़ के पास पहुंची। इससे पहले कि वो कुंडी खोलती, आकर्ष ने उसे पीछे खींच लिया। धृति उसके सीने से टकरा गई, संभली और पीछे हट गई। आकर्ष ने उसकी कमर में हाथ डालकर वापस उसे अपनी तरफ खींच लिया। सांसों से सांसें जुड़ने लगी थीं। धृति अपनी पलकें झपकाकर आकर्ष को देखे जा रही थी। कुछ तो था जो उसके पति में बदल सा गया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। आकर्ष ने पसीने से तरबतर उसकी गर्दन पर चिपके हुए बालों को पीछे किया और गर्दन पर एक फूंक मारी। ठंडक उसकी रूह तक पहुंच चुकी थी। उसकी बाहों में कसमसा रही धृति ने जैसे तैसे खुद को आकर्ष की बाहों की कैद से मुक्त किया। हमें जाने दीजिए। क्यों? बाहर सब गलत समझेंगे। इतने लोगों के बीच से आपने हमें यूं ही बुला लिया। धृति ने अपना चेहरा झुका लिया। तो क्या गलत किया? किसी और की बीवी तो नहीं बुलाई, अपनी ही बुलाई है। हाँ, लेकिन इतनी औरतों के बीच से नहीं बुलाना था ना। अम्मा भी बैठी थी हमारी, क्या सोचेंगी वो। यही कि बिटिया दामाद के सोने का वक्त हो गया होगा, तभी बुला लिया, और क्या। धृति पीछे हटी और अपना तकिया और चद्दर उठाकर जमीन पर किनारे बैठ गई। आकर्ष को बहुत बुरा लग रहा था। उसका दिल कर रहा था कि इतनी मासूम सी लड़की को इतनी तकलीफें देने के बदले वो खुद को कोड़ों से पिटवाए। बिस्तर क्यों नहीं बिछा लेती? बिस्तर रखा था, अम्मा उठा ले गई। आज बिजनौर वाले बुआ फूफा भी आ गए हैं, तो बोली तुम इतने बिस्तर का क्या करोगी, तुम्हारे बिस्तर कमरे में बिछा तो है। आकर्ष को हंसी आ गई। तो तुम यहीं लेट जाओ, मेरा बेड तो खाली पड़ा है ना। जबकि आकर्ष अगर कायदे से हाथ पांव फैला लेता तो बिस्तर पर तिनका धरने की भी जगह नहीं बचती। धृति ने एक बार उसे देखा, फिर चुपचाप चादर जमीन पर बिछाकर लेट गई। मैंने बोला बेड पर आ सकती हो। नहीं, हमें जमीन पर सोने की आदत है, आप सो जाइए। आकर्ष को अपनी सुहाग रात याद आ गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो बिस्तर से उठा और जमीन पर लेटी हुई धृति को गोद में उठा लिया। धृति की आंखों की पुतलियां फैल गईं। आखिर कोई तो उसे बताए कि उसके पति को किस कीड़े ने काट लिया है, इन्हें हो क्या गया है। आकर्ष ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वाह, तुम तो एकदम पत्ते जैसी हल्की हो। तुम्हें तो मैं सुबह एक्सरसाइज के टाइम डंबल की जगह इस्तेमाल कर सकता हूँ। धृति उसकी आंखों में देखे जा रही थी, मानो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखें हल्की भीग गई थीं। आकर्ष ने उसका सर सहलाते हुए पूछा, क्या सोच रही हो? कुछ बोलने की बजाय धृति के गर्म गर्म आंसू उसकी आंखों से झरने की तरह बहने लगे। अरे क्या हो गया? मेरी बातों को बुरा मान गई? धृति ने बिना कुछ बोले नामे सर हिलाया। बाहर जाना है? धृति ने फिर से नामे सर हिलाया। तो फिर क्यों रो रही हो? मैंने तो तुम्हें डांटा भी नहीं। धृति उठ बैठी, एक नजर उसके चेहरे को देखा, फिर उसके सीने पर सर रख दिया। डर लगता है सपना कहीं टूट गया और हम जग गए तो आपको दोबारा ऐसे कभी नहीं देख पाएंगे। सपना होगा तब टूटेगा ना। आकर्ष ने दोनों हाथों में धृति का चेहरा भर लिया और उसके धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगा। धृति तो बस उसके खूबसूरत से चेहरे में खोई हुई थी। अच्छा ये बताओ, आज कॉफी किसने बनाई थी? हमने। बहुत टेस्टी थी। यहाँ मशीन है क्या? ना, हाथ से बनाई थी। एक दिन बताए थे ना आप, कानपुर में हमें थोड़ा बहुत याद था।
बाकी हम मोबाइल पे सीख लिए। का नाम था, हाँ, बिल्डर कॉफ़ी। बिल्डर नहीं, फिल्टर कॉफ़ी। हाँ, वही। आकाश उसके और करीब आ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बोला, अच्छा, एक बात बताऊं तुम्हें? जी, कहिए। तुम बहुत अच्छी हो। मैं तो तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता। ये जो आखिरी में बोले इसका क्या मतलब है? मतलब मैं तुम्हारी जैसी प्यारी सी लड़की के लायक नहीं हूँ। कुछ भी बोलते हैं। दोनों मुस्कुरा उठे। अब सोया जाए। सुबह उठकर तुम फिर से दौड़ने लगोगी, जैसे सारी दुनिया के काम तुम्हारी जिम्मेदारी पर हैं। धृति मुस्कुराती हुई लेट गई बिस्तर के एकदम किनारे पर, करवट लेकर, कि कहीं आकाश के बदन से उसका बदन टकरा ना जाए। आकाश भी लेट गया। उसे बेपनाह सुकून मिल रहा था आज। धृति को अपने साथ लेटा देख उसे बेहद खुशी हो रही थी। अभी रात का एक पहर भी नहीं बीता था कि पसीने में तरबतर आकाश की आंख खुल गई। कूलर बंद हो गया था और पंखा भी। बंद कमरे में उमस भरी हुई थी। ऐसे माहौल में सोने की आकाश को जरा भी आदत नहीं थी। उसने मोबाइल ऑन कर टाइम देखा। 12:30 बजे थे। टॉर्च जलाई, स्विच बोर्ड चेक किया, सारे स्विच तो ऑन हैं। उफ, लाइट चली गई। भयंकर गर्मी के मारे आकाश से सोया नहीं जा रहा था। वो उठा और सामने की खिड़की खोल दी। खिड़की दुआरे के बाहर खुलती थी। सामने आकाश की कार खड़ी थी और कार के बगल में चारपाई डाले रज्जन सो रहा था। उसने खिड़की बंद कर दी। इस आदमी को भी पूरे घर में मेरी ही खिड़की मिली थी सोने के लिए। आकाश ने मोबाइल के टॉर्च से धृति को देखा तो उसके होश उड़ गए। धृति की साड़ी पैरों से खिसककर घुटनों तक आ चुकी थी। ऊपर से पल्ले समेत आधी साड़ी जमीन पर बिखरी हुई थी और वो बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। आकाश ने उसका पल्ला सही करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ए नीलू, दूर हटो, गर्मी लग रहा है, कहते हुए उसने नींद में ही आकाश का हाथ झटक दिया और पल्ला वापस जमीन पर फेंक दिया। हाँ, गर्मी तो मुझे भी लग रही है। ऊपर से अगर तुम ऐसे लेटोगी तो कमरे का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। आकाश बुदबुदाया। ए सुनो, उसने धृति को जोर से हिलाया। मैं पूछ रहा हूँ लाइट कब आएगी? सुबह 5 बजे। 5 घंटे बिजली जाता है रात में। सो जाइए। आकाश के दिमाग के तो तार हिल गए। मुझे बहुत गर्मी लग रही है यार, नींद नहीं आ रही। तो कपड़ा उतार दीजिए। क्या? उतार दीजिए बाबा, हवा लग जाएगा बदन में थोड़ा बहुत। जी नहीं, मैं नहीं उतारने वाला। तो फिर सो जाइए, हमें भी सोने दीजिए। धृति अगले 2 मिनट में वापस गहरी नींद में चली गई। आकाश ने फिर से घड़ी देखी। क्या मुसीबत है, अभी सिर्फ 1 बजा है। 4 घंटे कैसे कटेंगे? उसने सोती हुई धृति की तरफ देखा और फिर अपनी टी शर्ट उतार कर फेंक दी और लोअर की जगह शॉर्ट्स पहन लिए। थोड़ा सुकून तो मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से गर्मी लगने लगी। अब तो आकाश को अपना बेडरूम याद आ रहा था। आकाश तो सर्दी में भी 20 डिग्री पर एसी चलाकर सोता था। घर में कम से कम रात को सुकून की नींद तो मिलती थी। उसका जी कर रहा था कि अभी उठे और गाड़ी लेकर घर भाग जाए। फिर थोड़ी देर बाद बेचैनी से घड़ी देखी। 1:15। ये घड़ी की सुइयां आगे क्यों नहीं बढ़ रही? उसकी सहन शक्ति अब घटने लगी। उसने वापस धृति को जगाया। ए उठो। धृति ने कसमसा कर करवट बदल ली। सुनो ना, उठो यार। धृति ने आंखें मसलते हुए पूछा, अब क्या हुआ? मैं घर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही।
उसके घर जाने की बात सुनते ही धृति उठ बैठी। जल्दी से अपना पल्ला ठीक किया। क्या हो गया? नींद नहीं आ रही यार, बहुत गर्मी है। धृति उठी, मोबाइल की टॉर्च से सामने अलमारी में रखा हाथ से झलने वाला पंखा उठा लाई। लेट जाइए, हम पंखा चल देते हैं। आकाश लेट गया। उसे थोड़ी राहत मिलने लगी थी। बदन पर आए पसीने पर पंखे की ठंडी ठंडी हवा खूब अच्छी लग रही थी। जल्दी ही उसे नींद आ गई। धृति वैसी ही रात भर ऊँगती रही और पंखा झलती रही। सुबह 5 बजे बिजली आते ही कूलर और पंखा चल गया। रात भर बैठी पंखा झल रही धृति को बड़े जोर की नींद आ रही थी, लेकिन अब तो सब उठ गए होंगे। बाहर चहल पहल भी सुनाई पड़ रही थी। आज तो तेल पूजन होना है, कितना काम होगा अम्मा को। धृति झट से बिस्तर पर उठकर बैठ गई। आकाश वैसे ही बिना टी शर्ट के सोया हुआ था। धृति ने धीरे से किवाड़ लगा दिए और बाहर आकर अपने काम में जुट गई। आकाश की सुबह 10 बजे हुई जब वापस बिजली कट गई और कूलर बंद हो गया। बेचारा गुस्से से मुंह बनाता हुआ उठा। उसे गांव आने के बाद ये पहली चीज थी जो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। जैसे ही किवाड़ खोले, धृति सामने गुनगुना पानी लिए खड़ी थी। बत्ती चली गई थी, हम जानते थे आप जग गए होंगे। आकाश के दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से होती थी। उसके घर में ये सब काम नौकर ही करते थे। उसने धृति को कभी ये सब करने का मौका ही नहीं दिया, लेकिन धृति उसके पूरे रूटीन को अच्छी तरह से जानती थी। आकाश के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। मुझे एक्सरसाइज करनी है, छत पर चले जाइए, खाली होगा अभी। उसके मुड़ने से पहले ही आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ चली? धृति रुक गई, उसे देखने लगी। मेरे साथ छत पर चलो। मैं क्या करूँगी वहाँ, इतने में 4 काम हो जाएंगे यहाँ पर। आकाश को पता था वो ऐसे नहीं मानेगी। उसने उसका हाथ पकड़कर छत तक खींच लिया। ऊपर मुनिया बैठी हल्दी की गांठें साड़ी पर फैला रही थी। छत पर मुनिया को देखकर आकाश का मूड बिगड़ गया। वो तो कुछ और ही सोच कर आया था। धृति दौड़कर उसके पास बैठ गई और गांठें फैलवाने लगी। आकाश वहीं कोने में पुशअप्स कर रहा था। धृति बीच बीच में नजर चुराकर उसे देखे जा रही थी। मुनिया ने एक ही बार में ताड़ लिया। काय रानो, तुम्हारा भी मन कर रहा है का कसरत करने का? मुनिया ने उसे छेड़ दिया। तब हम नहीं करते ये सब। हाँ हाँ, तुम्हारी कसरत तो कल रात में खूब हुई होगी, मुनिया ने दबी जबान में कहा, लेकिन आकाश को सब साफ सुनाई पड़ रहा था। बेचारी धृति जमीन में गड़ी जा रही थी। दतूरा खा के बैठी हो का मुनिया? ए रानो, हमसे ज्यादा नाटक ना करो, हमारा भी ब्याह हो चुका है। आंखें इतनी सूजी हैं तुम्हारी सुबह से, साफ पता चल रहा है। रात भर कबड्डी खेले हो दोनों। धृति का तो पता नहीं, लेकिन बेचारा आकाश शर्म से बहा जा रहा था। थोड़ी देर मुनिया की बातें सुनकर उसके कानों से धुआं निकलने लगा। वो नीचे कमरे में भाग आया। अब यहाँ एक और समस्या बाह पसारे दामाद जी का इंतजार कर रही थी। आकाश नहाने के लिए कपड़े, शैम्पू और शावर जेल लेकर करीबन 1 घंटे से गुसलखाने के सामने बैठा हुआ था। जैसे ही एक बहन जी अंदर से निकलती और आकाश बाबू अपनी गृहस्थी समेट कर चलने को होते कि तभी दूसरी बहन जी पलक झपकते ही गुसलखाने में घुस जाती और बेचारे फिर सामान रखकर बैठ जाते। रज्जन भाई साहब घूमते फिरते आंगन में आ गए और दामाद जी सामने खाट पर स्नान का सामान सजाए हुए बैठे थे। तो ये था इश्क मुबारक कहानी का 14वां भाग। आगे का भाग जल्दी से सुनने के लिए मेरी इस वीडियो पर ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।